Yes. So finally we start with CA Foundation Economics. Good afternoon, guys. अरे बाप रे, नींद हुई नहीं दिखता किसी. Yes, good afternoon, guys. Yes, very good afternoon. I welcome you all to the very first day of CA Foundation Economics. CA Foundation Economics हमें पढ़ना है, जहां पर अगर आप आपका सिलेबस देखते हो तो पूरे इन ऑल 5 चैप्टर आपको है. There are all 5 chapters which we have in your CA Foundation Economics, right? 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स. व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स. Secondly, we have the theory of demand and supply. Third chapter which we have is of theory of production and cost. Then fourth chapter we have is of theory of market, different types of market and price determination under different types of market. And fifth chapter we will be having is of business cycle. So students, out of all these 5 chapters, we'll be today starting with chapter number 2, which is high weighted chapter. All those who are learning after 12th, like in case Sarda ji and Dhanashri, you already know theory of demand which you have learned in 12th standard. So those who are learning CA Foundation after the 12th standard are having little bit of base for understanding this chapter. But others who are learning it along with the 11th standard, it will be helpful for them to score good marks when they go for 12th standard economics, because the concepts are more in detail when it is about learning CA Foundation economics. This chapter of CA Foundation economics covers around 40 to 42 marks of your state board, HSC state board economics syllabus. This is a very crucial chapter, very important chapter, both ways. If you are an 11th student, prepare this chapter thoroughly, because this chapter is going to give you around 40-42 marks of your 12th standard, right? And it is also going to give you 35 to 40% marks in your CA Foundation. मेरा जो पेपर है काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी लगता है, क्योंकि क्या करना है, क्या है, सिर्फ गोल गोल करना है, राइट? ऑप्शन दिए हैं तो बताइए कौन सा जवाब. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. बताइए जनाब कौन सा जवाब, राइट? गलत जवाब पे क्या सिर्फ 0.25 मार्क्स तो नेगेटिव है. तो स्टूडेंट्स का बहुत फास्ट होता है. कुछ लोगों का मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहता है. वो क्या करता है, 60 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स के पेपर में 40 क्वेश्चन उससे आते हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 40 क्वेश्चन में बचे 20 क्वेश्चन. फिर वो गणित अपना जो है, अपना जो मैथ्स है, स्ट्रांग मैथ्स, उसको यूज करने की कोशिश करता है. वो बोलता है 20 क्वेश्चन बचे हैं, अगर 20 क्वेश्चन में से अगर मैं 5 क्वेश्चन सही सॉल्व करता हूं तो मेरे करेक्ट कितने आएंगे, 5. Now these are 20 questions he is unable to attempt. Okay, 20 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन सही सॉल्व करता हूं तो फिर मेरे मार्क्स कितने एक्स्ट्रा आएंगे, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे. अगर मेरे 15 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, राइट, 15 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग होते हैं तो 15 क्वेश्चंस के मेरे मार्क्स कितने कट होंगे, 2.5 इज द नेगेटिव, राइट? इस हिसाब से 10 के कितने हुए, 2.5 मार्क, राइट? एंड 1.0, 3.75 वुड बी द नेगेटिव मार्किंग, राइट? सो गणित लगाता है 3 में से -3.75, दैट मीन्स आई विल बी स्टिल इन प्रॉफिट 1.25. रिस्क है तो इश्क है, लेट्स टेक रिस्क. आज कुछ तूफानी करते हैं, टन 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 चालू. वो पूरे के पूरे 20 तो क्या मतलब, वो बोलता इतना थोड़ी लक खराब है अपना, हाँ, इतनी थोड़ी किस्मत हमारी खराब है कि पूरे के पूरे 20 गलत आएंगे, 5 तो सही आएंगे हमारे. ये स्टूडेंट साइकोलॉजी होती. वो गणित लगाने लगता है, जहां गणित लगाना है, जहां गणित करना है, वहां गणित करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता. और जहां कह दिया कि गणित मत लगाओ, वहां पहले गणित लगाएंगे. तो 20 में से अगर मेरे 5 सही आते हैं तो 5 बार मेरे बढ़ेंगे, और अगर 15 गलत भी हो जाते हैं तो फिर इसमें मेरा नेगेटिव कितना जाना है, 3.75, 1.25, उसमें से माइनस जाएगा. स्टिल आई विल बी इन प्रॉफिट ऑफ 1.25. स्टूडेंट का कहना है रिस्क है तो इसके, लेट्स टेक रिस्क. लेकिन फाइनल एग्जाम में होता क्या है, ये 20 की 20 गलत आते हैं, 5 जो आने थे वो भी नहीं आते. फिर इसका जो आना था तो आया नहीं, और साथ में क्या लग गया, -5 मार्क्स.
from original 40 which you have scored. Rule number 1 while learning CA Foundation Economics, no अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, कोई तुक्कीगिरी यहाँ पे नहीं करना, जो जितना आता है सिर्फ उतना ही सॉल्व करो। ये पेपर बहुत आसान लगता है लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज लगेगा। जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट का एप्लीकेशन, सी एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न इन सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, थ्योरी थोड़ा ध्यान रखना है और लिखना है, जैसे 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो तो वो थोड़ा आसान होता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमने अगर 12th स्टैंडर्ड में इन लोगों ने पढ़ा है तो 12th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ डिमांड का एक पूरा स्ट्रक्चर रहता है, हाउ डू वी लर्न, राइट, we'll see the introduction, right, then we see what is the law, statement of the law, then we see explanation of law, then we see the diagram, then we see the explanation of the diagram, schedule, explanation of the schedule, and right at the conclusions. It is simple to learn the law, but on the same law if there is a case given and you have to apply the law, then things get complicated. यहाँ पे जांचा जाता है कि कौन से स्टूडेंट में कितना IQ पावर है। इसीलिए ना सिर्फ सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं अनिरुद्ध, मैक्सिमम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता है इट इज ऑफ एमसीक्यू, बिकॉज एमसीक्यू एग्जाम ये बताता है कि स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्किल कितना है, क्या वो साइलेंसर की जैसे रट्टा मारता है या फिर अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके रांचो की तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट एमसीक्यू। ब्यूटी में और ब्यूटी है, नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर यू हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट एज इन जितना आपको अटेम्प्ट करने आता है सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट मोर देन दैट। आपको जितना आता है उतना आप अटेम्प्ट करें, उसके अलावा बिल्कुल भी आपको कुछ भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात गांठ बांध लो, सुनोगे ना सब मेरी बात, आया ना। तो हम क्या करेंगे, जितना हमें आएगा, जितना हम प्रिपेयर्ड है सिर्फ उतना ही हम अटेम्प्ट करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। यस, डज एवरीवन एग्री विथ मी? वरना कोई सीएस वाला है तो बोलेगा सर हमें तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, 20 में से 20 भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, राइट, रिस्क तो लेनी पड़ेगी, हमारा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो उनके लिए ठीक है। सीएसईटी में वी डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग, सो देयर तुक्का इक्का कुछ भी हो, वहां पे इंपॉर्टेंस किसको छोड़ा क्या हो, वहां बोल सकते हैं हाँ भाई लक ट्राई करते हैं। लेकिन सीए फाउंडेशन का जब आप पेपर लिख रहे हो यू कैन ट्राई लक, क्योंकि लक के चक्कर में हमारे 5 मार्क्स चले जाएंगे। जो 40 हमारा स्कोर आना था, अब हमारा स्कोर कितना आ रहा है 35, और 40 के नीचे जाओगे तो फेल हो सकते हो, राइट। सो इसलिए थोड़ा हमें ध्यान रखना है when it comes to नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का जब चक्कर आता है तो हमें बहुत ध्यान रखना। ये पहला लेक्चर है, अब इस लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक मैं बोलता रहूंगा तुक्के मत मारना, तुक्के मत मारना बेटा, तुक्के मत मारना। और फाइनल दिन जिस दिन एग्जाम रहेगा ना, मैं सेंटर के बाहर आके खड़े रहूंगा। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, बोलिए सर, अंदर जाके तुक्के उक्के मत मारना, जितना आ रहा है उतना सब। अरे नहीं सर आपने पहले दिन से सिखाया, मैं कैसे ऐसे करूंगा, हाउ कैन आई डू दैट। पहले दिन से आप बोलते हैं मेरे दिमाग में फिट, जितना अपने को आता है उतना ही सॉल्व करना है। एग्जाम हो गई 2 घंटे की, उसके बाद बाहर है, कैसा रहा पेपर, कोई तुक्के उक्के तो मारा नहीं सर। वो क्या है 70 में को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे थे, लेकिन फिर हमें डर लग रहा था। मतलब क्यों, मैंने सोचा कि अगर 70 में से अगर 40 भी नहीं आए तो मुश्किल हो जाएगी। फिर गणित बैठाने के लिए फिर मैंने क्या किया, 20 एक और छुड़ा के आ गया। So this is the beauty of your mind. Even if I keep repeatedly telling you this for next 1 year, ultimately you will do whatever you want to do, man. And I know you are going to do some तुक्का तुक्की, लेकिन वो नौबत कब आती है जब आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। तो अगर आप 100% प्रिपेयर्ड हो तो फिर ये सब तुक्के मारने की करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी भी एमसीक्यू फॉर्मेट एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है, तो हर एक स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अननेसेसरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। अननेसेसरी अटेम्प्टिंग के चक्कर में आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग की वजह से डिडक्ट हो सकते हैं। Am I clear with the primary instructions? Be very clear for CA Foundation Economics
कि ये पेपर ही है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। बोलने के लिए तो 500 में से 200 मार्क तो लेने हैं सर। हमने 10th में 98% लिए हैं, 12th में हम 90 के ऊपर रहने वाले हैं, 50% मार्क्स है ऐसे लेंगे हम। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आने लगती है, सर 200 येतील का, सर मेरे 200 नंबर आएंगे क्या? आएंगे बेटा, लेकिन आपको उस हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन रखना होगा। 200 नंबर लेना सीए फाउंडेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग से काम करो तो होता है। I accept a thing that every student can't be perfect in everything. Some of you might be strong at accounts, right? Some of you might be strong at accounts. Some of you might be strong at law. Some of you might be strong at economics. Some of you might be strong at mathematics. You have to understand your core strength in these 4 papers. Select any 2 papers. Select any 2 papers which will be your strong areas, and ensure that you score at least 160 in those 2 papers, 80 or anyhow. Any 2 papers you select and ensure that you have prepared that paper so well that by hook or crook in the final examination you will be scoring 160 marks in those 2 papers. अब बचे कितने? 2 पेपर बचे कितने? 2 पेपर। मिनिमम मार्किंग कितनी है? 40। तो मिनिमम मार्किंग छोड़ो, अगर हम 80 के लिए उन दोनों पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो दूसरे बचे हुए 2 सब्जेक्ट जो आपके उतने स्ट्रांग एरिया नहीं, उसमें 50 नंबर तो ला सकते हैं 100 में से, आया ना? 50 कितने हुए? 100 और 160 कितने हुए? 260। सो डू यू थिंक पासिंग ऑफ 200 इज वेरी डिफिकल्ट? नो, बट स्टूडेंट स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कोई भी एक सब्जेक्ट ठीक तरह से कंप्लीट ही नहीं करना होता है। जब बात आती है सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन की, जैसे समझ लो सारडा जी को मैंने बोला प्रिपरेशन शुरू करो, सारडा जी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी मई में अटेम्प्ट है उनका, 5 महीने पे एग्जाम है। ये चीजें स्टूडेंट नहीं समझ पाते, वो चारों सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में ऐसे फैल जाते हैं, ना मैथ्स के रहते हैं, ना इकोनॉमिक्स के रहते हैं, ना इको के रहते हैं, ना अकाउंट्स के रहते हैं। यू कांट टेक रिस्क, you have to be strong in at least 2 papers where you can easily score. You can say at midnight also, get up and say chal paper do, yes I will score 80 marks in this paper. उतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हो ही नहीं सकता आपको 200 से कम नंबर आए, है ना? तो इसके लिए आपके पास 4 पेपर है। इन 4 पेपर में आप अपने हिसाब से चॉइस करिए कि आपके 2 फेवरेट पेपर कौन से होंगे। मेरा पेपर हर किसी का फेवरेट रहेगा, बट अज्यूम्ड है। उसके बाद जोड़ी में किसको लेना है वो देख लो आप, मैथ्स को लेना है, अकाउंट्स को लेना है, लॉ को लेना है, देख लो, राइट? बट इफ यू वांट टू स्कोर 80 मार्क्स इन लॉ, इट इज वेरी चैलेंजिंग। यू विल नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ राइटिंग, लॉट ऑफ रीडिंग अगेन एंड अगेन। माय रूल ऑफ 10 times रीडिंग ऑफ द मॉड्यूल हैज टू बी डन एट एनी कॉस्ट, राइट? एम आई क्लियर विद थिंग्स? थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी ऐसी बातें मैं तुम्हें बताता रहूंगा, जिससे आगे करना कैसा है, प्लान कैसे करना है, how we are going to proceed with things, these all things will be clear. Am I okay and fine? Shall we go ahead? Shall we start with the chapter? Yes. So CA Foundation Economics is all about business economics, my dear friends. Normally हर कोई फर्स्ट चैप्टर शुरू करता है, मेरे को फर्स्ट चैप्टर बोरिंग लगता है, मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू नहीं करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर लास्ट में, छोटे मोटे चैप्टर है वो कभी भी हम कहीं पर भी उसे कंप्लीट करेंगे, राइट? सो in this particular context, when we are trying to learn, we'll be first starting with chapter number 2. CA Foundation का इकोनॉमिक्स पढ़ा था, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, and lastly we'll come to chapter number 1. All those who are learning commerce, they know that the subject of economics is divided into 2 branches. One is microeconomics. First branch is microeconomics, another is macroeconomics. Yes or no? Microeconomics studies those economic factors which affect a individual group or a company. Micro, small level पे, right? But macroeconomics studies all those factors which affect the economy as a whole. जिन फैक्टर का पूरे इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होता है, those are studied under macroeconomics. माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। आपके मॉड्यूल के ऊपर नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा वो मॉड्यूल देना,
इस मॉड्यूल के ऊपर नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो आर वी कंसर्न विद द इकोनॉमी और आर वी कंसर्न विद द सिंगल बिजनेस? वी आर कंसर्न विद द सिंगल बिजनेस. समझो मेरी पान का छोटा सा मेरा ठेला है. दिनेश भैया पान वाले चटनी लगा लगा के दे रहे हैं, राइट? मस्त लगा रहे चटनी लावून टाका, राइट? 120, 360, 480 हो विष्णू, अजून काय सब लगा लगा कर, राइट? तो मेरी पान की दुकान है, राइट? अब इस पान की दुकान में बेसिकली वो कलकत्ता का जो पान आता है वो बेसिकली लगता है पान बनाने के लिए. लेट्स से वो पान महंगा हो जाता है, वो पान महंगा हो जाता है. पहले मैं पान 10 रुपए में बनाकर बेचता था, अब वो पान महंगा होने की वजह से अब मुझे मेरा पान 10 रुपए में बेचना आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो चुका है. पहले जो मैं पान 10 रुपए में बेचता था, मसाला पान, मीठा पान, अब वही मीठा पान, मसाला पान अब मैं 15 रुपए में बेच रहा हूं. So there is increase in the prices of the product which I am selling. So what do you think as a consumer? Now for time being मैं पान वाला हूं, मैं पान बना के बेचता हूं. आप लोग कंज्यूमर हो जो मीठा पान खाते हो. पहले आप 10 रुपए में पान मेरे से लेकर खाते थे, अब आप 15 रुपए में पान मुझसे लेने वाले हो और खाने वाले हो. हाँ या ना? Yes or no? Do you think there will be an effect on the demand of the commodity? Yes. Yes or no? हाँ या ना? राइट. क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से पान की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी. So the changes in the prices of that particular pan, is it impacting the banking sector? Will it impact the banking sector? Will it impact the automobile sector? किसी टू व्हीलर के शोरूम वाले को फर्क पड़ेगा कि 5-10 रुपए का पान 15 रुपए हो गया? क्या उसके बिजनेस में इंपैक्ट होगा क्या? पान की कीमत बढ़ने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मेरे पान ठेले का जो बिजनेस है उसके ऊपर इंपैक्ट है. है या ना? तो जब हमारे हेडिंग है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इससे हमें यह समझ में आता है वी आर ट्राइंग टू लर्न ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इफेक्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस. एक पर्टिकुलर बिजनेस को जो इफेक्ट करते हैं वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमें पढ़ना है. हाँ या ना? हो कि नहीं? राइट? वी हैव टू स्टडी एंड लर्न ऑल दोज फैक्टर विच इफेक्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस. So the entire CA Foundation economic syllabus is concentrated on microeconomics rather than macroeconomics. We have mostly the concepts of microeconomics. So we are going to study all those factors which affect the individual group or a company. Small level, small impact. We don't have to learn anything which would affect the entire industry or entire economy. Am I okay? So the entire CA Foundation syllabus revolves around microeconomics rather than macroeconomics. वापस जब फर्स्ट चैप्टर जाएंगे तब वापस इंट्रोडक्टरी पार्ट में माइक्रो मैक्रो का क्लासिफिकेशन और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है, तब हम और एक बार डिस्कस करेंगे इसे. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाला चैप्टर आता है जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो फाइनली लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. राइट? सो बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड, जितना भी बिजनेस, जितना भी ट्रेड पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इट इज डन विद द टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. दो फोर्सेस होती हैं मार्केट में जिसकी वजह से पूरा ट्रेड चलता है. वन इज डिमांड, अनदर इज सप्लाई. राइट? डिमांड इज ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर. आप हम सब लोग क्या है? क्या हम प्रोड्यूसर है? क्या हम कंज्यूमर है? वी आर कंज्यूमर हु आर गोइंग टू डिमांड फॉर कंजम्पशन, हु आर गोइंग टू मेक डिमांड फॉर कंजम्पशन. एल्स वाइज जो बिजनेस पर्सन रहेगा, ही इज द प्रोड्यूसर हु इज गोइंग टू सप्लाई. राइट? इसलिए मैंने एक छोटा सा तराजू यहां पर निकाला है. इस तराजू की एक साइड में क्या है? डिमांड, दूसरी तरफ क्या है? सप्लाई. और दोनों में अगर ठीक तरह का संतुलन है, दोनों में अगर ठीक तरह का संतुलन है तो फिर चलता है बिजनेस, तो फिर चलता है बिजनेस. हाँ या ना? यस और नो? सर ऐसे कैसे? अभी प्रेजेंट सिचुएशन ले लीजिए कोविड-19 की. मार्केट में एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड अब होने जा रही है, वो क्या है?
वैक्सीन, बड़ा ऑब्वियस, क्या है वो? वैक्सीन. Now there will be huge demand of vaccine. But what about supply? Will there be huge supply of vaccines? No, there will be less supply. There will be less supply of vaccines. There is huge demand of vaccines, but there is less supply of vaccines. So can there be trade? No. Can there be trade? No. Let's say there is huge production of chalks. चौक खाते थे ना बचपन में, व्हाइट व्हाइट. हाँ, श्रद्धा खाती थी शायद. हाँ, समझ गया मुझे. ठीक है. सो चौक का लेट्स से बहुत प्रोडक्शन है अभी मार्केट में, लेकिन आज के इस युग में जहां पे और डिजिटल हम होते चले, डू यू थिंक दे इवन फाइंड अ प्लेस ऑफ डिमांड इन द मार्केट? यस और नो? नहीं. सो इफ अ प्रोड्यूसर keeps on producing chalks, so his supply will be very much more in the market. But अब chalkboard इस्तेमाल करने वाले लोग या टीचर्स या स्टूडेंट्स अब मार्केट में नहीं रहे. So is there demand of that particular product in the market? No. So there will be less of demand. So there will be less of demand, more of supply. संतुलन है? ट्रेड है? ट्रेड है क्या? नहीं. शुरुआत में जो दौर था, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च अप्रैल में, उस दौरान में आप देख रहे होंगे कि मास्क की बहुत स्केर्सिटी चल रही थी. देयर वॉज मोर ऑफ डिमांड एंड देयर वॉज लेस ऑफ सप्लाई. अब तो क्या, वो ड्रेस के साथ मैचिंग गर्ल्स का तो डेंजर रहता है एकदम कार्यक्रम. अब वो साड़ी वाले के पास साड़ी लेने जा रहे, भैया इसके साथ में मैचिंग वाला मास्क का कपड़ा भी दे देना. मम्मी लोग डेंजर रहते एकदम. अब वो मास्क भी उसी डिजाइन का पहन रहे. उससे खतरा तो शादी में चल रहा है आजकल. वो मास्क पे लिख दिया दुल्हन वाले, दूल्हे वाले. क्या करेंगे इंडिया वाले? कुछ नहीं भूल सकते. इंडिया वाले क्या करेंगे उसका कुछ भी बोलने नहीं आता. हो किसी के मास्क पे सकुन्या, हो काय सकुन्या काय असतं? जो दूल्हे के साथ उसका खास होता है, एकदम खासम खास, उसे मराठी वेडिंग्स में सकुन्या म्हणतात. जो साथ दूल्हे के साथ चलता है, उसके ठाट बाट रहते है, नवरदेवचा मित्र है, ये पानी आन रे. मास्क सकुन्या. तो इंडियन वेडिंग में हमारे क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, या इंडियन लोग क्या करेंगे इसका बिल्कुल भी कोई भी भरोसा नहीं है. क्या कर सकते हैं इसका कोई भी अनुमान भी नहीं लगा सकता. सो वो जो स्टार्ट का दौर था, वहां पे मार्केट में मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा थी. तो वो मेडिकल वाला 2-2 रुपए में बेच रहा होता तब भी कोई नहीं ले रहा था. ले रहा था क्या मार्केट में? नहीं. तो क्या हुआ इस दौर में? इस दौर में यह हुआ कि मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई और मास्क का सप्लाई कम हो गया. डिमांड जब बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोग मांग करते हैं, तो प्रोड्यूसर को एग्रेशन मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, सप्लाई करे. तो फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड नए नए मास्क के मैन्युफैक्चर मार्केट में आने लगे, मास्क का प्रोडक्शन होने लगा और धीरे धीरे मास्क का सप्लाई बढ़ने लगा. और अब जाकर कहीं 6-8 महीने के बाद उसको थोड़ा संतुलन बनाना. देयर इज अ बिग ट्रेड ऑफ मास्क. पृथ्वी के इतिहास से अब तक सबसे ज्यादा बिजनेस एक साल में मास्क का हुआ है. अब ये ट्रेड क्यों हुआ है? क्योंकि देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ओवर द पीरियड्स, जहां पे अभी हमें समझ में आया कि मास्क का इंपॉर्टेंस क्या है. सो टू हैव इक्विलिब्रियम इन द बिजनेस वी नीड टू हैव टू फोर्सेस. द बिजनेस रन्स विद टू फोर्सेस. वन इज डिमांड, अनदर इज सप्लाई. वन पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज डिमांड, द अदर पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज सप्लाई. हाँ या ना? राइट. तो अब हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का पूरा नाम क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो हम सबसे पहले पार्ट समझेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड. पहले हम तराजू की एक बाजू समझते हैं. थ्योरी ऑफ डिमांड. डिमांड क्या है, कैसा है, कहां से आता है, क्या क्या इसमें है. देन आफ्टर दैट विल बी गोइंग टू सप्लाई. इज इट ओके एंड फाइन?
So let's start with theory of demand. Theory of demand. Before moving on to theory of demand, right? Any one of you, would you please like to define the word demand? आपके हिसाब से एनी लैंग्वेज डिमांड म्हणजे काय? चलो भाई सब लोग सीधे बैठो, पहले तो सिट्स इरेक्ट, राइट, पोस्चर सही हो. व्हाट डू मीन बाय डिमांड? हाथ ऊपर करें और आंसर करें. हाँ अजमेरा जी, व्हाट डू मीन बाय डिमांड? डिमांड मतलब क्या है? तुम करते हो ना मम्मी पड़े पड़े, ए मम्मी मुझे शर्ट देना, एक दिलाना मुझे नया शर्ट. हाँ बर, यस, एनीवन एल्स? Okay, a willingness of a person to buy something. Desire, you can say. Ability also is there. Yes. Who else? Who else? Huh? Desire? Desire, needs. So can I say demand can be also called as needs of a person? Right? What we need is what we demand. है ना? What we desire is what we demand. जिस चीज की हमें इच्छा है, जिस चीज की हमें डिजायर है, हम वो डिमांड करते हैं. आया ना? What is the common demand and desire which everyone has? आईफोन चाहिए सर, हर कोई. नहीं तो फोन तो चाहिए, चलो आईफोन नहीं लेकिन फोन जरूरी है ना. देयर इज अ डिमांड एंड डिजायर. एक दौर ऐसा था पिछले साल की बैच में, आई से अगर बेटा किसी ने क्लास में मोबाइल यूज कर लिया तो देख लेना, जब तक फाउंडेशन होता है बिल्कुल भी मोबाइल यूज मत करना. ऐसा स्ट्रिक्ट चल रहा था. अब मजबूरी का नाम गांधी जी है, बेटा मोबाइल खोल ले, लेक्चर देख ले, थोड़ा सा पढ़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, माँ बाप का कल्याण हो जाएगा. So this is the way things change. So we all desire for mobile. है ना? So when you desire something, you demand for something. Let's say आज सुबह, कल सुबह मैंने तुम्हें 7:30 बजे और मैंने बोला कि शाम की फाउंडेशन बैच होने तक घर पे कोई नहीं जाने वाला. आप लोग सुबह 7:30 बजे यहाँ बैठे हो, 7:30 से कंटिन्यू 5 बजे तक प्रवचन चलो, अलग अलग बाबा लोग आ रहे, प्रवचन दे रहे. ले डेबिट what comes in, credit what goes out. Yes, partition values, mid mode, रूरल डेवलपमेंट चालू है, इकोनॉमिक्स चालू है. 5 बजे तक तुम्हें यहां बैठा के रखा है और 5 बजे यहां से घर छोड़ा है. ना उठने की अनुमति, ना कुछ करने की अनुमति, सिर्फ पानी भी नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन सर भूख लगी नहीं. यही बेटा, आज तो बेटा तुम्हारी कसरत ही है, 5 बजे तक यहीं बैठा के लिया. अब 5 बजे तक यहाँ बैठने के बाद जैसे घर जाएगा हर कोई, मम्मी भूख लगी, खाना दो मम्मी, मम्मी, मम्मी खाना दो मम्मी. तो इतनी जब भूख लगेगी, भूख लगने के बाद व्हाट विल डिजायर फर्स्ट इज फूड. व्हाट विल डिमांड द फर्स्ट इज फूड. सो वट एवर वी नीड वी डिजायर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. डिजायर इज अ बिगर कंसेप्ट. ऐसा नहीं जरूरत जो नहीं है उसकी भी हम डिजायर करते हैं. एक वो काकड़े हैं, खुद तो आता नहीं, बाद में बोलते रहता है सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं बताते, वो नहीं बताते, ये नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ रहा. पहले तुम तो रेगुलर रहो, और वो नहीं आया तो उसके साथ का वो सकुना भी नहीं आता खुद से. मैं उसको वही बोल रहा, कहीं गलती से दोनों मिलके एक ही के साथ शादी मत कर लेना. हाँ ना, अवघड आहे. काय सांगता येत ना आजकल, तुम्हारी जनरेशन बहुत डेंजर है, कुछ बोलने नहीं आता, कुछ भी कर सकते. आज कुछ तूफानी करते, रिस्क है तो इसके, राइट. हाँ तो मुद्दा कहां था, मुद्दे पे आओ. मुद्दा कौन सा था? हाँ, डिमांड, डिजायर. सो वी डिजायर फॉर मेनी थिंग्स. नाउ काकड़े डिजायर्स फॉर रोल्स रॉयस. So can I say his desire constitutes to demand? Yes or no? Yes or no? But does he possess that ability to purchase a Rolls Royce right now? You all desire for iPhone 12. But do you all possess the ability to buy an iPhone 12 right now at today's student age? No. So this desire is not backed by ability. This desire
is not backed by ability. Yes or no? So desire without ability cannot constitute a demand, because demand is constituted with three elements. There are three elements which constitute demand. First one being desire. There has to be a desire or need of something. You want something, there has to be desire, right? हर किसी के बहुत से ख्वाहिशें हैं, राइट? नया घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बीवी हो, यस सर। नेक्स्ट, इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एबिलिटी। यू शुड पोजेस दिस एबिलिटी। बेटा शादी करना है तो सीए बनना पड़ता, कमाना पड़ता है, खुद का छोड़ के बाकियों का खर्चा करना पड़ता है। So for fulfilling desires you need to possess the ability, and ability comes from money. ability कहां से आती है? मनी। अगर जेब में पैसे हैं तो रोल्स रॉयस खरीद सकते हो, जेब में पैसे हैं तो ईमाइन भी खरीद सकते हो, प्लेन, हेलीकॉप्टर, you can buy anything if you have money. Let's take an example of a beggar who is sitting in front of Shani Mandir and desires कि भाई मुझे ये गाड़ी लेनी है, BMW. His desire is that I should take the money. So his desire is I should buy that particular bike. अब शनि मंदिर के सामने जो बैठा है, जो बेगर है, जो भीख मांग रहा है, उसकी भी बहुत से डिजायर्स हैं। मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, 4-5 नौकर हो, आगे पीछे ये हो वो हो। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपनी डिजायर्स पूरी नहीं कर पाता, बिकॉज द सेकंड एलिमेंट ऑफ एबिलिटी इज मिसिंग। द सेकंड एलिमेंट ऑफ एबिलिटी इज मिसिंग. So desire should be backed by proper ability to constitute a demand. लेकिन डिजायर के साथ साथ सिर्फ एबिलिटी का होना सफिशिएंट नहीं है. Desire should be backed by proper ability, and proper ability should also be backed by proper willingness. Yes or no? जैसे हमारे शाने जी हैं, he desires to own an iPhone. ध्रुव हमारे, he desires to own a iPhone. Right now, whatever his financial condition or family condition is, he has the ability to purchase an iPhone, right? But even after possessing the ability to buy an iPhone 12, which will cost him around 1.25 lakhs, he should be willing to spend such a huge amount on a single mobile phone. फिर वो क्या सोचने लगता है, जाने देना, अपना ये OnePlus आता है 40,000 का, वो भी अच्छा है, उससे ही काम चला लेते हैं. ऐसा थोड़ी है हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी खरीदते हैं. डिजायर है, इच्छा के साथ आपके पास एबिलिटी है, एबिलिटी के साथ साथ आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए उस डिमांड को फुलफिल करने की या उस डिमांड को पूरी करने की. ध्रुव के पास डिजायर है, द डिजायर इज ऑफ ओनिंग आईफोन, हाँ या ना? यस और नो? राइट. सेकंड इज ही ऑल्सो possesses द एबिलिटी. So can I say demand is backed by ability, it is demand, sorry, desire it is backed by ability, it is demand. Demand can't be constituted with just two elements of desire and ability. There has to be one more third element which is to be also considered. It is called as willingness. It is called as willingness. Desire plus ability plus willingness. He should also be ready to spend his 1.25 lakhs which is having for a single mobile phone. ऐसा थोड़ी है कि हम ब्रांडेड कपड़े नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम सोचते हैं इतना महंगा क्यों लेना है, डेली यूज के हिसाब से लेते हम नॉन ब्रांड ले लेते हैं, राइट? वी आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मनी ऑन दैट पर्टिकुलर डिजायर एंड एबिलिटी वी हैव. यस और नो? सो डिमांड कंपल्सरीली कॉन्स्टिट्यूट विथ थ्री एलिमेंट्स, दैट इज डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. समझ में आया? सो डिमांड इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ थ्री एलिमेंट्स, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है, लेट्स से जब हमारे जयंत एक
छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, आज भी शरारत करता है, बड़ा होने के बाद भी करता रहेगा, इसमें कोई फर्क आना तो नहीं है। तो जयंत हमारा जब स्कूल में था, 8-9 में था, ही वॉज अ प्रो फुटबॉल प्लेयर, ही वॉज अ प्रो फुटबॉल प्लेयर। आई नो ये खाली बातों का शेर है। He was a pro football player. Let's consider he was pro football player. His passion for football was like, yes, I'll be the next Messi man. अगला मेसी मैच बनेगा, right? So he had that passion and pagalpan for football in 8th standard, and he was a big follower and fan of Messi. वो मैच देखता था बड़े ध्यान से, और उसने एक दिन नोट किया कि यार ये शूज कैसे पहनता है. So he went to Amazon and started searching for the same shoes जो मेसी फुटबॉल खेलते वक्त पहनता है, एंड डिसाइडेड कि मुझे ये शूज लेने हैं. उसका कॉस्ट क्या रहेगा? इट वुड बी इन लैक्स. लेट्स से दोज शूज कॉस्ट 1.5 लाख रुपीज. दोज पेयर ऑफ शूज आर वर्थ 1.5 lakh rupees. So as a student, his desire is to buy those shoes. As a student, it is his desire to buy those shoes, which will cost him 1.5 lakh rupees. है ना, right? अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है. Being a student of 8th standard, does he possess the ability? Does he possess the ability? No. So can I say there is only desire? Yes or no? And there is no ability. If there is no ability, there is no willingness. है ना? So his desire of buying those shoes, can it be considered as a demand? Can it be considered as demand? No. Let's say ये हमारे SPC में एडमिशन लिए, और इनके भाई का जैसे सपना है, इनके पेरेंट्स का जैसे सपना है, मेरा सपना है, ये CA बन गए. He cleared and he became chartered accountant in first attempt. तालियां. अच्छा लगता है ना? बनेंगे नहीं बनेंगे बात की बात, अभी के लिए ताले बजाली बोल. हमारा जयंत पहले अटेम्प्ट में CA बन गया. करके दिखाना है, करके दिखाऊंगा. पहले अटेम्प्ट में CA बन गया. CA बनने के बाद पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि उसने क्लियर किया है, उसे बड़े कंपनी में MNC में जॉब मिला. और जॉब मिलते ही उसे जो, अब कहीं भी पार्टी लेता क्या बेटा तू? तब जैसे ही उसे जॉब लगती है MNC में, उसे जो पैकेज ऑफर होता है, दैट इज ऑफ 25 लाख रुपीज एनुअली. जयंत स्टिल हैज लव फॉर फुटबॉल इवन आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. जहां पे फुटबॉल मैच शुरू हो गई, जहां मेसी खेलना शुरू किया, मैच शुरू बॉयज का चलता रहता है क्रिकेट का. आपने पापा को देखो, मम्मी नहीं, पापा को देखो, मम्मी का सास बहू और साजिश. कैसे बोला तुम, कैसे बोला? गोपी बहू रसोड़े में कौन है? कौन है? अब जयंत हमारा CA बन चुका है. He still has that passion for football. Now he has the ability to buy those shoes. But being a chartered accountant and working in a MNC, he'll be having full load of work which he has to complete. Do you think now he has all the time spending and going on a football ground and play football as he used to do when he was child? कि छोटे थे तब तो ऐसे ही थे, मुक्कार टुक्कार, राइट? दिन भर की तरह से फुटबॉल ग्राउंड पे फुटबॉल खेल रहे हैं. बट आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जॉइंड सच कंपनी, do you think he can afford time for going out and play football at the football ground? No. So knowing that, will he be now willing to spend 1.5 lakh rupees on those shoes? है ना? अब CA बनने के बाद इच्छा तो है, एबिलिटी भी है, लेकिन बेटा अब विलिंगनेस नहीं रही, क्योंकि उसे मालूम है क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए अब उसके पास वक्त नहीं है. सो कैन इट बी कंसिडर्ड एज डिमांड? नो. समझ में आया? सो डिमांड कंस्टिट्यूट्स कंपल्सरी 3 elements: desire plus ability plus willingness. All these 3 elements constitute to the term demand. Is it okay and fine?
हाँ या ना, राइट। अब देखो ये जो थ्योरी में दे रहा हूं, नॉर्मली इंडिया में कहीं पर भी सीए फाउंडेशन जो पढ़ रहा है, जिसमें इकोनॉमिक्स पेपर कोई पढ़ रहा है, इसमें से कोई एक सिंगल टीचर भी आपको नहीं बोलेगा कि इकोनॉमिक्स के नोट्स लिखिए, नॉट इवन अ सिंगल। पूरा यूट्यूब छान मार लो, पूरे देश की क्लासेस चल लो, लेकिन मेरे पास ऐसा फॉर्मेट नहीं है। आप एक थ्योरी पेपर पढ़ रहे हो, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर जितना भी मैंने पार्ट पढ़ाया है, जो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये जो पीडीएफ में जो आपको बता रहा हूं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस पूरे पीडीएफ में जितनी चीजें दी जा रही है नोट्स में, जितना मैंने आज आप दिन को पढ़ाया है, उतनी सारी चीजें आपको लिखनी है इन अ न्यू रजिस्टर, जो सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के नाम से हो। तो इससे बाय द एंड ऑफ द सिलेबस you will be having your own book of notes which will be exact replica of the module. How are my notes different? I cover each and every paragraph of the entire module. और मॉड्यूल के बाहर से कुछ नहीं आता। अगर आपने मॉड्यूल थ्रू प्रिपेयर किया है तो आपको 60 में से 60 आना ही है। अल्टीमेटली एमसीक्यू है, घुमा फिरा के डालेंगे, लेकिन कंसेप्ट पे डालने हैं ना। कंसेप्ट के बाहर जाके तो एमसीक्यू नहीं पूछना है आपको कोई। तो 100% प्रिपरेशन चाहिए। तो उसके लिए जो मेरे नोट्स बनाए, एक तो सिंप्लीफाइड है, जैसे मैंने लॉ में बताया था। अगर आप मॉड्यूल पढ़ने जाओ और मॉड्यूल की लैंग्वेज अगर देखो, सो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट हु इज नॉन सीबीएसई, इवन फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स आल्सो it will be little difficult to understand and conceptualize all things in the first reading itself. So there has to be some simple language which could be okay for a 11th or 12th standard student, because maximum of you are starting your foundation after 10th, that is 11th standard. Most of you are doing it after 12th, but still whatever language you had in the boards was very plain and easy. This language of CA foundation, the modules and material is quite standardized. सो यहाँ पे लैंग्वेज उतना सिंपल नहीं होता कि आपके लेवल पे बच्चे उसे ग्रास्प कर सके। इसीलिए मैं अपने नोट्स में ये करता हूं कि एग्जैक्ट रिप्लिका बनाता हूं मॉड्यूल का, जहां पर आसानी से, बड़े आसानी से जो है आप चीजें पढ़ सकते हो। तो जितने चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं उसका पूरा राइटिंग वर्क मेरे इस पीडीएफ में से आपको करना है। उतना राइटिंग वर्क कंप्लीट करते वक्त साथ साथ आपको रीडिंग भी करना है। राइटिंग और रीडिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको मॉड्यूल ओपन करना है। जिस पॉइंट तक मॉड्यूल में हम गए हैं नोट्स के हिसाब से, उतना पार्ट मॉड्यूल का जिस दिन का उस दिन रीडिंग करना है। यह हैबिट कंपलसरी होनी चाहिए। रीड द नोट्स प्रॉपरली, राइट द नोट्स, रीड एंड राइट द नोट्स। आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग द नोट्स, ट्राई रीडिंग द मॉड्यूल ऑल्सो। ब्रिंग इन ऑल द डाउट्स यू हैव while you read the part of the module. But I guess there will be no doubt because this is all simplified प्रोफार्मा और टेक्स्ट ऑफ द एंटायर मॉड्यूल। एक भी पैराग्राफ छोड़ा नहीं है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करना है डे 1 से। एवरीवन हैज टू डू द राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद उसको राइटिंग के साथ साथ पढ़ना है नोट्स को। साथ ही साथ राइटिंग और रीडिंग नोट्स का कंप्लीट होने के बाद मॉड्यूल ओपन करना है उसी दिन। मॉड्यूल के अंदर जितना पार्ट कवर हुआ है उतने सारे पार्ट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। Is it okay? This is how we are going to proceed with the subject. इस तरह से डेली बेसिस पे अप टू डेट काम रखिए ताकि फिर आगे तकलीफ ना हो। लास्ट में पूरा सिलेबस होने के बाद इसकी प्रिंटेड कॉपी जो मेरे नोट्स की वो लास्ट में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। अभी से दे दूंगा तो फिर कुछ लोग अदर हो जाते हैं, अपने पास नोट्स है ना, क्यों लिखने का। इसलिए एटलीस्ट 2-3 चैप्टर होने के बाद आपको नोट्स दूंगा, उससे पहले नोट्स नहीं देने वाला। ठीक है, उससे पहले एमसीक्यू बुक दे दूंगा ताकि फिर चैप्टर जैसे जैसे खत्म हो उसके साथ आप एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस कर सको। इज इट ओके एंड फाइन? चलिए, सो डिमांड कॉन्स्टिट्यूट 3 एलिमेंट्स: डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। सो कैन आई राइट द फॉर्मूला डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस? हाँ या ना? यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, अ बेगर डिजायर्स टू बाय अ BMW कार, hence desire alone cannot constitute demand because he doesn't possess the ability to purchase a BMW car. हाँ या ना? Right? Now understand the next concept. Now we have understood the meaning of demand. अगला पॉइंट जो हमें समझना है that is expression of demand. How do we express the demand? How do we express demand? बड़े आसानी से मैं समझा सकता हूं कि डिमांड को किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप किसी दुकान पे जाते हो,
आपको चॉकलेट खरीदना है, लेट्स से यू वांट टू बाय ओरियो सिल्क, मुझे बहुत पसंद है, दे देना कभी लाकर सभी लोग एक 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 एक। यू वांट टू बाय ओरियो सिल्क, यू गो टू अ शॉप एंड यू वांट टू बाय अ ओरियो सिल्क। आप दुकानदार के पास जाओगे, बोलोगे भैया चॉकलेट दो, हो जाएगा काम? नहीं। अगला सवाल वो आपसे क्या पूछेगा, कौन सी देनी है? तो आप बोलोगे डेरी मिल्क देना है, डेरी मिल्क सिल्क देना है। तो फिर अगला सवाल पूछेगा कौन सी, तो बोलेगे ओरियो सिल्क। उसमें फिर अगला सवाल पूछेंगे कितने वाली है, तो उसमें बोलेंगे 50 रुपए वाली जो ओरियो सिल्क है वो दीजिए, उसमें भी बड़ा छोटा पैकेट आता है, राइट? अब जे काय बाबा, तो आणून दे मला, मग माहिती होईल, मला सध्या माहिती नाही. So you go to the shopkeeper and say that I want to buy Oreo silk of that 85 rupees. ठीक है, वो 85 रुपीज की ओरियो सिल्क मुझे खरीदनी है. दुकानदार एक और सवाल पूछेगा कितनी दू, कितनी क्वांटिटी दू, 1 2 3, राइट? सो लेट्स से आई वांट टू बाय 2, आई से 2 ओरियो सिल्क of 85 rupees. So whenever you go to shop and let's say you want to buy 2 Oreo silk, you'll go to the shopkeeper and say भैया मुझे 2 ओरियो सिल्क देना 85 रुपीज वाले. So what I'm trying to do, I'm trying to express my demand in terms of quantity, in terms of price, in terms of quantity, in terms of price. What is the quantity I am expressing here? 2. What is the price? 85. I am trying to express my demand in 2 terms, that is quantity, price, and there is one more term that is time. भैया अगले हफ्ते मेरे घर पे शादी है, तो अगले हफ्ते शादी है तो अगले हफ्ते मेरे घर पर 2 बोरी चावल के भेज देना. Now I am trying to express the demand in terms of time. So demand is expressed in terms of quantity, price and time. Demand is expressed in terms of quantity, price and time. So whenever you go to the shop and you demand for 2 Oreo silk of a price of 85 rupees, time would be the same time when you will be asking him, right? Time will be the same time when you will be asking him, yes or no? So demand is always expressed in terms of quantity, price and time. QPT. Q for quantity, P for price. Sorry, Q for quantity, P for price and T for time. QPT, right? Q, P and T. जैसे आप जिस वक्त जाकर उसे पूछ रहे हो, that is the spot time when you will be asking for that particular dairy milk silk. हाँ या ना, right? So demand is always expressed in terms of quantity, price and time. जैसे एग्जाम्पल, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के नीचे एग्जाम्पल छोड़ के रखे हैं, तो पूरी बुक डिटेल्ड हर चीज लिख के दी है. अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी नोटेड है, हर चीज नोटेड है, आपको सिर्फ राइटिंग करना है. बोलो भाई डाउट? हाँ, डिमांड जाओ, राइट? सो डिमांड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. QPT. इज इट ओके? इज इट ओके एंड फाइन, राइट? सो दिस इज वी हैव इन द एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड. अब जो हेडिंग बनता है, that is one of the most important heading for understanding the concept of demand, that is determinants of demand. What determines demand we have to understand. Demand कैसे और किस तरह से determine किया जाता है, right? Demand कैसे और किस तरह से determine किया जाता है. टाइम क्या हो रहा है बेटा? Okay, right. So what constitutes demand? Demand कैसे determine होता है? So let's try to understand the different determinants of demand. पहले एक फ्लो चार्ट है, पहले समझते हैं क्या क्या पॉइंट है, फिर एक एक करके हर एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे. पानी से याद है, कोई पानी किसी के पास है तो मुझे दे दो यार, मुझे पानी चाहिए थोड़ा. फास्ट है बेटा तो. Yes, next important heading is determinants of demand. We have understood
what is demand? Meaning of demand state, demand constitutes of three elements: desire, ability and willingness. Demand is expressed in terms of quantity, price and time. Now let's try to understand what is determinants of demand. अभी जितना बड़ा ये determinants of demand, इसके बाद में law of demand, उसके assumption exception खत्म, आपके बोर्ड के 15 मार्क पक्के, उसके आगे का डिस्कशन आपके बोर्ड में है ही नहीं. तो पहले 3-4 पेज में आपके 15 मार्क्स 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के इकोनॉमिक्स के यहाँ पक्के हो जा रहे हैं इन 2 or 3 लेक्चर्स ओनली. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ जो स्टूडेंट्स है जिनके मन में डाउट है, चल कोरोना के चक्कर में पहले हम खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है, ऊपर से 11th 12th का बोर्ड है, बोर्ड का बहुत प्रेशर आ रहा है, तो सारा प्रेशर धीरे धीरे हटना शुरू होगा जैसे जैसे कंसिस्टेंट हम आगे चलेंगे. द रीजन वाई आई हैव पुश्ड 12th स्टैंडर्ड बैचेस फ्रॉम 1st of April इज कि 2-3 महीने में आप थोड़ा एडजस्ट हो जाओ और थोड़ा सा फाउंडेशन को, इस चीज को थोड़ा ट्रैक पे ले लो कि बाय द टाइम 3 महीने में आदत हो जाती सब रूटीन की, और फिर बाद में हम 12th की शुरुआत करेंगे ताकि फिर अप्रैल से जब चले तो आपके मन में ऐसा डाउट ना हो कि उधर का लोड कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अभी जो 11 में पार्ट बचा है उसके लिए काफी सारी छूट मैंने फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को दे रखी है ना, राइट. तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कशन. तो इसमें पहले शुरुआत होती है पहले पॉइंट से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. दूसरा है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, अदर फैक्टर्स. सो देयर आर इन ऑल 6 मेजर फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड. किसी भी चीज, किसी भी गुड्स की मार्केट के अंदर जो डिमांड होती है वो इन 6 फैक्टर्स से बनती है. The demand for the commodity in the market is constituted with 6 determinants. They are as follows: price of the commodity, price of related goods, income of consumer, taste and preference, other factors, consumer expectation. Is here foundation economics interesting as compared to that of 12th 11th standard? Yes or no? अभी और धीरे धीरे अब यहां से आगे जब शुरू होगा तब इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यू कैन को रिलेट ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली. ये प्योर बिजनेस इकोनॉमिक्स है. If you are to be good at economics, if you are good at business economics, you will be surely be good at your business also, right? So पहला point है determinant में price of the commodity. What does the rule say? When the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. Example के तौर पे नीचे आ जाइए. Wheat जो था, गेहूं, उसका प्राइस मार्केट में चल रहा था 10 रुपए. कितना चल रहा है मार्केट में दाम? 10 रुपए. सो हमारा श्रीनिवास जो है वो कितने वीट की डिमांड करता था? 2 kgs ऑफ वीट की. when the price of wheat was 10 rupees per kg, Srinivas was demanding 2 kgs. Now let's take first instance when the price of wheat is reducing or falling to rupees 5. Discount, festival offer, flat 50. जैसे मार्केट में कुछ दाम कम हो गया कि चलो राइट, फ्लैट 50 चालू सब राइट. जैसे ही ऑफर आया मतलब चीजों के दाम कम हुए, और जैसे ही दाम मार्केट में कहा, सेल लगा कि भाई सब मम्मी निकले शॉपिंग के, चला सेल लागलेला है, साड़ियां लेकर आते हैं. सेम हैपेंस विद बॉयज. उन्हें जो चीजें खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, तो नॉर्मली हम कपड़े कब खरीदते हैं? ऑफर में खरीदते हैं कि जब ऑफर नहीं होता तब खरीदते हैं? हम तब खरीदना चाहते हैं जब ऑफर चल रहा होता है. ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जब ऑफर होता है तब दाम क्या होता है? कम होता है. सो ये क्या साइकोलॉजी दिखाता है हमें? दैट व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. यस और नो? ये मेरा प्राइस है, दिस इज डिमांड. व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस. यस और नो? Yes or no? When the price of the product increases, demand for the product decreases. One is increasing, another is decreasing. When the price of the product increases, demand for the product decreases.
यस और नो? अब यहाँ पे गेहूं का दाम 10 रुपए प्रति किलो से 5 रुपए हुआ है. सो व्हाट विल हैपन टू डिमांड विच इज मेड बाय श्रीनिवास? इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? बट ऑब्वियस इट विल इंक्रीज. गेहूं अभी सस्ते हो रहे हैं तो ले लेते हैं. बीच में प्याज ने बहुत रुलाया, 100-120 रुपए प्याज हो गया. नाना पाटेकर साहब लेके घूम रहे मार्केट में, आलू ले लो, प्याज ले लो, लेकिन कोई लेने को ही रेडी नहीं, क्योंकि प्याज की कीमत क्या है? 100 रुपए, 120 रुपए. इतना डेंजर हो गया था कि होटल में जाओ तो पहले नोटीस बोर्ड पे एंट्री पे दिखे, आमच्या इथे कांदे मिळणार नाही. तो ऐसा कब होता है? जब प्राइसेस ज्यादा है. सो व्हाट हैपेंस इन मार्केट? व्हेन देयर इज मोर प्राइस देयर विल बी लेस ऑफ डिमांड, एंड व्हेन देयर इज लेस प्राइस देयर विल बी मोर ऑफ डिमांड. जब प्याज 10 रुपए प्रति किलो होते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां पे प्याज डालते हैं सब्जी में, हर जगह पे. और जैसे ही 100 रुपए के प्याज हो गए, मम्मी बोली बेटा प्याज कम खाओ, थोड़ा प्याज अच्छा नहीं रहता है तबीयत के लिए, राइट? ऐसा होने लगता है. नाउ दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. What happens with us is when the prices increases, demand decreases. When the price decreases, demand increases. पहले इंस्टेंस में गेहूं के दाम 10 रुपए से 5 रुपए हुए हैं, तो श्रीनिवास ने डिमांड बढ़ाई है कि कम की है? बढ़ाई. क्यों? क्योंकि गेहूं अब सस्ता होने लगा है या ना? Now on the counterpart, let's say the price of wheat have raised to 15 rupees kgs from 10 rupees. पहले कितना था? 10 रुपया. अब कितने में हो गया गेहूं? 15 रुपए में. प्राइस बढ़ रहा है. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है या कम होती है? कम होती है. तो पहले 2 किलो गेहूं लेते थे श्रीनिवास, अब वो कितने लेंगे? 1 kg. अब वो कितने लेंगे? 1 kg. यस और नो? हाँ या ना? राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड केस? व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. पहले वाले टेबल पे आ जाओ. कम टू दिस टेबल. राइट. When the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. Price increases, demand decreases. Price decreases, demand increases. Price increases, demand decreases. Price decreases, demand increases. Right? So price जब बढ़ता है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए मैंने अपर फेसिंग एरो लिखा है वहां पे. है या ना? जब प्राइस बढ़ रहा है तब डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है. डिमांड नीचे की तरफ जा रही है. तो डिमांड का एरो किधर है? नीचे. तो पहले वाले कॉलम में है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. पहले वाले कॉलम में क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सेकंड वाले कॉलम में है क्वांटिटी डिमांडेड. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिक्रीजेस. यस और नो? वन इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अनदर इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाँ या ना? Yes or no? Now it will be, I said ना, जैसे जैसे यहां से आगे सब डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि हर चीज हम प्रैक्टिकली को रिलेट कर पाते हैं. दिस इज प्योर बिजनेस, राइट? नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. एक जमाना था शहर में 2-4 लोगों के पास, बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के पास ही जो है आईफोन दिखा करता था. लेकिन जैसे ही आईफोन कंपनी ने आईफोन के दाम कम कर दिए तो हर कोई अभी आईफोन अफोर्ड करने लगा है. हाँ ना? तो जैसे नया फोन, जब नया मॉडल लॉन्च होता है तो उसके दाम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसके आगे के मॉडल लॉन्च होने लगते हैं तो पुराने वाले मॉडल के दाम कम होने लगते हैं. तो जब दाम उनका कम होता है तब जाके हम जो है उन मोबाइल को परचेज करने की कोशिश करते हैं. सो एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस वी डिक्रीज द डिमांड. व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द डिमांड. तो सेकंड वाले सिचुएशन में एरो नीचे की तरफ है प्राइस का, यानी प्राइस कम हो रहा है. जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है. तो जब हम इन दोनों एरो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आर दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और आर दे मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन? प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. यस और नो? प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. So they both are moving in opposite direction. There are two factors. One factor is price of the commodity, other factor is quantity demanded. They both are moving in opposite direction. When the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases.
hence there is an inverse relationship. क्या बोल रहा हूं मैं? hence there is inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. inverse का मतलब क्या होता है? opposite. what do you mean by inverse? opposite. तो यहां पे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है. दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इनवर्स डायरेक्शन. सो कैन आई पुट अ कंक्लूजन? hence there is inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. yes or no my dear friends? आया ना? अरे जोश जोश दिखाओ रे पढ़ने में, आया ना? hence there is an inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. पहला पॉइंट क्लियर है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी खत्म हुआ. So how does price of the commodity determine demand? When the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. Hence there is an inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. I have explained you example. The discussion is over. पहला point खत्म. Now let's move to second point. Price of related commodities. Before understanding what is the impact of price of related commodities, we need to first understand what do we mean by related commodities. What do we mean by related commodities? My dear friends, related commodity are of two types: complementary goods and second is substitutes. First is complementary goods, second is substitute. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है पहले वो समझना है, फिर उसके बाद हमें समझना है सब्स्टिट्यूट क्या है. तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड? पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन को समझते और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि उसका इम्पैक्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होता है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स are those goods which are consumed together or simultaneously, or when the usage of one good is dependent on another and vice versa are called as complementary goods. Now tell me examples of commodities where demand of one commodity is dependent on another. Yes, raise your hand and answer. Pen and ink. A ink pen and ink, can I say they have complementary demand? Where ink can be used only with pen and pen can be used only with ink. So demand of one commodity is dependent on another. I know everyone has an answer. You can raise your hand and answer. Yes. हाथ ऊपर करो और जवाब दो जिसे देना. ऐसा हाथ ऊपर करो और फिर आंसर करो बेटा. हाँ. Tea and sugar also can be an example where the demand for tea will also be dependent on the demand for sugar. हाँ. Shoes and socks, yes, good example. They are example of complementary goods, right? सिर्फ सॉक्स पहन के थोड़ी दौड़ने को जाएंगे. हाँ हाँ. फायर एंड क्रैकर्स, बट फायर वी डोंट डिमांड ना. हाँ तो दिवाली पे क्रैकर बेटा दिवाली पे ही जलाते हैं हमारे पास. बट हाउ कैन फायर बी कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस? फायर इज इन थिंग विच वी डिमांड ना. इट कैन बी मैस्टिक एंड क्रैकर. हाँ हाँ. लॉक एंड की इज कॉम्प्लीमेंट्री. हाँ बट इट इज नॉट द केस. वो कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा लेकिन उसको अलग अलग डिमांड नहीं है. की अलग से डिमांड नहीं है. दे बोथ हैव अ इंडिपेंडेंट सिंगल डिमांड. हाँ चॉक एंड ब्लैकबोर्ड, क्योंकि की और लॉक अलग अलग थोड़ी लेते हैं, हम एक ही साथ लेते हैं ना. अलग अलग भी हो, अलग से लेते भी हो और उनकी कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड हो. जहां पे एक एग्जांपल अच्छा दिया, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक. ब्लैक बोर्ड एंड चॉक हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. हाँ मोबाइल एंड रिचार्ज. ओके. हाँ नाइस, सो क्रिएटिव. मोबाइल एंड चार्जर. यस. हाँ यस एग्जैक्टली. बाइक एंड पेट्रोल. अगर बाइक है तो पेट्रोल की डिमांड है, अगर बाइक नहीं है तो पेट्रोल की डिमांड होगी क्या? नहीं. हाँ टेबल एंड चेयर. यस. टिफिन एंड वाटर बॉटल नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री. हाँ हाँ
नाइस, वेरी नाइस, तालिया पूरी भाजी. नहीं लेकिन मेरे को अगर ब्रेड भाजी खाने का रहेगा तो, नहीं मेरे को अगर ब्रेड भाजी खाने का रहेगा तो कैसा? हाँ हाँ, या वॉच एंड सेल, बॅटरी सेल, येस. वाव, नको असे दे एक्झाम्पल, बुक्कीच मारतो तुला. हा हा, या टूथपेस्ट अँड ब्रश, या गॅस अँड स्टव, येस. व्हॉट एल्स? Bag and books, okay. Bag can be used for other multiple purpose also. हाँ okay, but ठीक है. हाँ, anyone else? चलो सब लोगों को समझ तो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या. इज इट ओके? कॉमन एग्जांपल हम रखते हैं टी शुगर, टी एंड शुगर, टी एंड शुगर, और बाइक और पेट्रोल, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड. These are the common examples we'll be keeping for understanding the concept. कि concept क्या है. Now, what do you mean by complementary goods? Shirt, pant, पूरी भाजी. Complementary goods are those goods which are consumed together or simultaneously, where the use or demand of one good is dependent on another. Where the use or demand of one good is dependent on another. Examples are tea, sugar, ink and ink pen, petrol, two-wheeler, pencil, eraser. Pencil, eraser also. पेन से लिखोगे और बाद में इरेज करते बैठोगे तो होगा क्या इरेज? नहीं. So it has to be pencil and eraser. हाँ या ना? Right? So these are few examples of complementary goods. Now let's try to understand what do you mean by substitute. Two commodities are called substitutes when they satisfy the same want and can be used in place of another. When we use one good in place of another to satisfy a same want, it is called as a substitute. Yes, examples. Tea and coffee. Yes. Daima. Yes. Slippers and shoes. Sugar and jaggery. Yes. Ink pen, ball pen. Okay. Pen, pencil, okay. iPhone 1 Plus, okay. Yes, perfect example. These are substitute. Computer, laptop is again substitute. Yes. Board and no, those can't be considered substitute. Board is used for teaching. Notebook can't be used for teaching. Fan, AC. Yes. Think of examples. चैतन्य भाले. बोलना शर्ट पैंट काहीतरी. काय? और लुंगी एंड धोती. नाइस, वेरी क्रिएटिव. लाइट टॉर्च. ओके. ट्यूबलाइट बल्ब. ओके. BMW स्प्लेंडर. नाइस. लेंस ऑप्टिकल्स. यस, एग्जाम्पल इज करेक्ट. बोलो पीछे कोई बोलना चाहेगा? कोई और? साइकिल, बाइक. यस. व्हाट एल्स? बाइक, कार. राइट. हेलीकॉप्टर है. वाह, नाइस, वेरी गुड. और कुछ? तो इसका मतलब है कि एमसीक्यू छोड़ा है. दिमाग चल रहा है ना तो एमसीक्यू आएगा, पक्का आएगा. दिमाग चल रहा है तो इसका मतलब एमसीक्यू जरूर आएगा. सो व्हेन वी यूज वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर, इट इज टू बी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट. घर पे मेहमान आए हैं, मेहमान आके बैठे हैं. एक अच्छे क्या बोलते हैं हम उसे, अतिथि होने के नाते हम उसे पूछते हैं क्या लेंगे भैया, बड़े दिन बाद आए हैं, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे. ऐसा कोई पूछता है क्या? चाय में कॉफी दो, कॉफी में चाय दो. ऑल मिक्स फ्रूट जूस. नहीं. either you ask for tea or either you ask for coffee, because they both are refreshment drinks and they both are substitute of each other. Very basic example, tea and coffee. Tea and coffee is a very basic example of substitute. गुड़गो में मोच है.
झंडू बाम पीला हरी बाम, है ना। या फिर दूसरा, एक बाम तीन काम टाइगर बाम। सो वन इज टाइगर बाम, अनदर इज झंडू बाम। क्या झंडू समझा क्या? झंडू बाम, राइट। सो एक बाम तीन काम टाइगर बाम एंड झंडू बाम, राइट। सो आर दे सब्स्टिट्यूट्स? यस, क्योंकि झंडू बाम भी वही काम करता है और टाइगर बाम भी वही काम करता है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, राइट, आया ना। तो झंडू बाम, टाइगर बाम, टी, कॉफी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वेयर वन गुड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है। समझ लो सिर दुख रहा है, आधे में टाइगर बाम लगा लिया, आधे में झंडू बाम लगा लिया, ऐसा कुछ। हाँ, मेहमान आए उसके सामने आधा कप कॉफी आधा कप टी, थोड़ा थोड़ा पी लो, लिटिल लिटिल, लिटिल लिटिल, लिटिल लिटिल ऑफ टी, लिटिल लिटिल ऑफ कॉफी। मजा आ रहा है क्या? तो लिटिल लिटिल ऑफ टी, लिटिल लिटिल ऑफ कॉफी चलेगी क्या? नहीं। आइदर टी और आइदर कॉफी। बेटा शॉर्ट का तो ऐसा शौक दूंगा बेटा तेरे को क्लास के बाद, शॉर्ट वीट सब भूल जाएगा। शॉर्ट बोले क्या समझते हैं कहते, शौक दूंगा बेटा ऐसे इलेक्ट्रिक लेके। सो these are examples of substitutes. Tea, coffee, Jhandu balm, tiger balm, these are example of substitutes. So when we use one good in place of another, it is called as substitute. Now we have understood what is the related good. With respect to a particular commodity, there are related goods. The related good may be a complementary good or may be a substitute, right? It may be a complementary good or it may be a substitute. For tea, its complementary good is sugar. For tea, its substitute is coffee. So what could be this impact of the changes in the prices of the related goods on our tea? कि अगर कॉफी के दाम में बदलाव होते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे टी के ऊपर क्या होता है, यह समझना है। कि अगर शक्कर के दामों में बदलाव होती है तो उस बदलते शक्कर के दामों का इंपैक्ट हमारे टी के ऊपर क्या दिखना है, यह हमें समझना है इस पॉइंट में। वेयर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स on quantity demanded of a commodity. What is the impact of changes in the prices of the commodity of related goods, changes in the prices of the related goods on the demand of a particular commodity. So prices of related goods में पहले हमने समझ लिया कि related goods यानी क्या। First point complementary goods, another point substitute goods. ये दो goods होते हैं related goods. Related goods are of two types. One is substitute, another is related goods. Sorry, one is substitute, another is complementary. When one good can be used in place of another, it is called as substitute. When one good has to be used with another to fulfill a single want, it is to be called as complementary good. Now let's try to understand the impact. Now what we have understood so far, that related goods are of two types. Either they are complementary goods, either they are substitutes. Now we are taking ahead just one example of tea for understanding the concept. So tea का complementary good क्या है? Sugar. चाय और शक्कर साथ में इस्तेमाल की जाती है, हाँ या ना, right? Substitute में tea and coffee. Either you have tea, either you have coffee, right? Now related goods, my dear friends, are of two types. One is complementary good, another is substitute. So अब related goods समझने के बाद, now let's try to understand the relationship between the price of a good, price of a related good and quantity demanded of its complementary good, right? Now let's try to understand the relationship between price of a good and quantity demanded of its complementary goods. So what is given? When the price of the product increases, when the price of the product increases, demand for its complementary good decreases. When price of the goods increases, demand for its complementary goods decreases. ठीक है, पूरा माइंड एप्लीकेशन है ये सब्जेक्ट। अगर ध्यान रहेगा, दिमाग अगर चल रहा है
सब दिमाग के ताले अगर खुले हैं तो पेपर समझ में आता, नहीं तो पेपर बाउंसर जाएगा. When the price of the goods decreases, demand for its complementary goods increases. क्या बेटे, क्या हुआ? अब समझने की कोशिश करो कैसा खेल चल रहा है. हम समझ रहे प्राइस ऑफ गुड्स, सो लेट्स कंसीडर प्राइस ऑफ टी. पहले वाले कॉलम में क्या समझ रहे हैं हम? प्राइस ऑफ टी. एंड सेकंड साइड में हम समझ रहे हैं डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच इज शुगर. यस और नो? सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस. लेट्स से चाय जो है, टी जो है, उसके दाम बढ़ जाते हैं. हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी समझा. When the price of the commodity increases, prima facie क्या होता है? Demand for the commodity decreases. Now what we are considering here is sugar is a complementary good which is to be used with tea. Now what is the first instance we are having? Price of tea increases. Please concentrate. अगर नहीं समझा तो ये कंफ्यूज होता फिर ये वाला पॉइंट. अगर चाय के दाम बढ़ गए, if the prices of tea increases, prima facie फिर टी की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी. लोग चाय कम पीने लगेंगे. तो लोग अगर चाय कम पीने लगेंगे तो शक्कर का इस्तेमाल ज्यादा होगा या कम होगा? तो चाय के दाम बढ़ने की वजह से प्राइमा फेसी चाय की डिमांड बढ़ती है और उसी वजह से शक्कर की डिमांड भी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. क्योंकि लोग अगर शक्कर ही कम पीने लगे तो लोग अगर चाय ही कम पीने लगे, होता है स्लिप ऑफ टंग, राइट? लोग अगर चाय ही कम पीने लगे तो शक्कर भी इस्तेमाल कम होगी. सो व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइसेस ऑफ टी विल इंक्रीज, प्राइमा फेसी इसमें क्या होगा? चाय की डिमांड कम हो जाएगी. अभी हम क्या समझ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या है? शुगर, जिसका इस्तेमाल हम किसके साथ करने वाले हैं? टी के साथ, चाय के साथ. सो व्हेन द प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस, प्राइमा फेसी द डिमांड फॉर टी विल डिक्रीज. अगर चाय ही अगर हम कम पीने लगे तो शक्कर का इस्तेमाल भी क्या होगा? कम होगा. सो इसीलिए क्या दिया है? व्हेन द प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस. यस और नो? अग्री? अग्री? क्लियर? सो इन केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, demand for its complementary good decreases. Is it okay? Now the second part, when the price of the goods decreases, अगर चाय का दाम कम हो गया, अगर चाय का दाम कम हो गया तो चाय की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. अगर चाय की डिमांड बढ़ेगी तो साथ में शक्कर भी ज्यादा लगेगी ना. अगर लोग ज्यादा चाय पीने लगे, साथ में डिमांड किस चीज की बढ़ेगी? शक्कर की. इफ यू डिमांड मोर ऑफ टी being a complementary good, there will be more demand of sugar in the market. Yes or no? So when there is a decrease in the price of the tea, it is leading to increase in the demand of the complementary good, that is sugar. Yes or no? Aya na? Right? So when the prices of tea decreases, demand for sugar increases. Is it okay? So what do we understand between the relationship of a price of a commodity and quantity demanded of its complementary good? That when price of the product increases, demand for its complementary good decreases. When the price of the good decreases, demand for its complementary good increases. One increases, another decreases. One decreases, another increases. So can I say there is a inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of its complementary goods? Yes or no? What are the two variables which we are understanding? First is price of the commodity, second is quantity demanded of its complementary good. Hence there is inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of its complementary goods. Is it okay and fine? Clear hai? Right? Hence there is inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of its complementary goods. Now take an example.
एग्जाम्पल भी दिया है, हर जगह पे एग्जाम्पल है, चिंता मत करो, पूरे बुक में फर्स्ट से लास्ट तक है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखो इंक पेन का पहले दाम 10 रुपए था, तो 10 बॉटल इंक पेन का दाम था 10 रुपए, तो तब 10 बॉटल की डिमांड हो रही थी, राइट। नाउ द प्राइसेस ऑफ इंक पेन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 20, तो 10 रुपए की इंक पेन अब 20 रुपए हो जाएगी मार्केट में, तो इंक पेन का मार्केट में डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल डिक्रीज। सो डिमांड फॉर इंक पेन विल डिक्रीज इन द मार्केट, यस और नो? सो डिमांड फॉर द इंक पेन विल डिक्रीज इन द मार्केट, तो मार्केट में इंक बिकेगी क्या? वो इंक लेके इसके हाथ से थोड़ी निकलने वाले अपन, वी नीड इंक पेन। हाँ अरे बाबा तू इतना दिमाग मत लगाना, इतने गहराई में क्यों डूब रहा अभी? अभी के लिए समझ, एक इंक बॉटल और एक इंक पेन ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है, तो अजम्पशन मत लगा एक इंक बॉटल में 10 पेन यूज करने आते ना। अरे भाई तू दिमाग क्यों लगा रहा है? यहाँ पे समझ, एक पेन इंक बॉटल कंपल्सरी लगेगी, इतना भी दिमाग मत लगा, थोड़ा सा कम करो, डोंट गो प्रो, राइट। बाकियों के लिए ठीक है, इंक पेन का दाम बढ़ रहा है तो इंक पेन की डिमांड कम होगी। अगर इंक पेन की डिमांड अगर कम हो गई मार्केट में, तो इंक बॉटल की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? जो प्राइस बढ़ रही है, सॉरी, 10 रुपए की इंक पेन 20 रुपए हो गई, 10 रुपए की इंक पेन 20 रुपए हो गई, किसकी प्राइस बोल रहे हो बेटा तुम? 10 रुपए की इंक पेन 20 रुपए हो गई, तो इंक पेन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी या घटेगी? If the prices of ink pen increases from 10 to 20, the demand for ink pen will increase or decrease? But obvious, the demand for ink pen will decrease. अगर लोग इंक पेन ही नहीं खरीदेंगे तो इंक का खरीद के क्या करेंगे? So if the demand of ink pen is decreasing, the demand of ink bottle will automatically decrease. Let's say it has decreased to 5 bottles. जो 10 रुपए की इंक पेन थी उसके दाम कम होकर अब 5 रुपए हो गए। नाउ द प्राइसेस ऑफ इंक पेन हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 रुपीज टू 5 रुपीज। व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ इंक पेन? विल इट इंक्रीज इन द मार्केट? यस, द डिमांड फॉर इंक पेन विल इंक्रीज इन द मार्केट। इफ द डिमांड फॉर इंक पेन विल इंक्रीज इन द मार्केट, व्हाट शुड हैपन टू डिमांड ऑफ इंक बॉटल? जितनी इंक पेन लगेगी उतनी ज्यादा क्या लगेगी अपने को? स्याही या इंक भी लगेगी। As the demand for ink pen is increasing, the demand for ink bottle is also increasing. Yes or no? Yes or no? So यहाँ पे अब कितने बॉटल लग रहे हैं हमें? 20। समझ में आया? आया ना? So how is the relationship between price of the commodity and its quantity demanded of its complementary good? It is inverse. It is inverse. When the price of the commodity increases, demand of its complementary good decreases. When the price of the commodity decreases, demand for its complementary good increases. Are we clear? किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि भाई प्राइस बढ़ने की वजह से इंक पेन की डिमांड कम, तो मैं प्राइमा फेसी सिर्फ पहले प्रोडक्ट समझा रहा हूं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री का इंपैक्ट समझा रहा हूं, तो कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है? सभी को क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? कोई सवाल? कोई सवाल? कोई सवाल? आगे बढ़ो, नेक्स्ट डिस्कशन, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट्स। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, घड़ी की तरफ मत देखो, इधर देखो, फ्लो में है, फ्लो में कोई चीज नहीं रुकती अभी। प्राइस, relationship between price of the product and quantity demanded of its substitute. Now we are trying to establish the relationship between price of the commodity and quantity demanded of its substitutes. Substitute. Now we are considering the second related good, that is substitute. Hai na? When the prices of the good increases, demand for its substitute also increases. When the prices of the goods decreases, डिमांड फॉर द सबस्टिट्यूट गुड ऑल्सो डिक्रीजेस. आता काय होते हैं नेमकं, एक्झॅक्टली व्हॉट इज हॅपनिंग, क्या हो रहा है देखने की कोशिश करो. व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, 10 रुपए में चाय मिल रही है, 10 रुपए में कॉफी मिल रही है, छोटा पैकेट, कितना 100 ग्राम वाला लेट्स से,
₹10 में चाय मिल रही है, ₹10 में कॉफी मिल रहा है या ना, राइट। प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस, चाय का दाम ₹10 से अब ₹15 हो चुका है, चाय का दाम ₹10 से अब ₹15 हो चुका है। तो प्राइमा फेसी चाय अब महंगी हो गई है, तो चाय की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। सो द डिमांड फॉर टी विल डिक्रीज इन द मार्केट, बट आई सेड प्राइजेस ऑफ टी आर इंक्रीजिंग। डिड आई से प्राइजेस ऑफ कॉफी आर इंक्रीजिंग? कॉफी का 100 ग्राम का पैकेट अभी भी कितने में मिल रहा है, ₹10 में। तो वो लोग जो चाय की डिमांड गिव अप कर रहे हैं, अब किस चीज की डिमांड करना शुरू कर देंगे मार्केट में, कॉफी की। तो कॉफी की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी या कम होगी। सो इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ टी, द डिमांड फॉर कॉफी इट इज इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला पॉइंट समझ में आया? वापस से बेस पे आ जाओ। बेस क्या है, ₹10 में चाय का पैकेट, ₹10 में कॉफी का पैकेट। नाउ द सेकंड इंस्टेंस सेज व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड डिक्रीजेस, चाय पत्ती का जो पैकेट है 100 ग्राम का, अब वो ₹5 में मिल रहा है मार्केट में। व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीजेस, यस और नो। अब चाय के दाम ₹10 से ₹5 हो चुके, कॉफी के दाम में कोई भी बदलाव नहीं है, इट इज स्टिल ₹10। अब 100 ग्राम पत्ती मिल रही है ₹5 में और 100 ग्राम कॉफी मिल रही है ₹10 में। तब जो लोग कॉफी पीते थे वो कॉफी छोड़कर क्या पीना शुरू कर देंगे, चाय। सो इससे कॉफी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि चाय सस्ती हो रही है तो चाय की डिमांड बढ़ रही है। चाय की डिमांड बढ़ेगी तो उसके सब्स्टिट्यूट कॉफी की कंजम्पशन कम होगी। अगर चाय के दाम बढ़ रहे हैं तो चाय की डिमांड कम होगी, चाय की डिमांड कम हुई तो उसकी सब्स्टिट्यूट कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? अभी तक तो हमने ये देखा, one is increasing, another is decreasing, one is decreasing, another is increasing. So there was an inverse relationship, है ना? But that is not happening in this particular scenario. यहाँ तो सब बल्ले 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 है, right? यहाँ पे सब बल्ले बल्ले, increasing, increasing, decreasing, decreasing, increase, increase, decrease, decrease. क्या चल रहा है सब्स्टिट्यूट में? Increase, increase, decrease, decrease, increase, increase, decrease, decrease. है ना? So can I say there is inverse relationship? No man. So what kind of relationship is there? यहाँ पे दोनों भी इनवर्स नहीं, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। Both are moving in upward direction or both are moving in downward direction. So can I say, hence there is direct positive relationship between price of the commodity, and quantity demanded of its substitutes. Is it okay? So we have learned three things. Price of goods. How is the relationship between price of the good and quantity demanded? Direct, positive, or inverse? Inverse. When the price of the commodity increases, demand for the commodity decreases. When the price of the commodity decreases, demand for the commodity increases. Hence there is inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of its quantity demanded, and its quantity demanded, price of commodity. Second हमने देखा relationship between price of the commodity and quantity demanded of its complementary good. When the price of the goods increases, demand for its complementary good decreases. When the price of the good decreases, demand for its complementary good increases. Hence there is inverse relationship again between the price of the commodity and demand of its complementary good. अभी हमने third समझा, price of the goods and substitutes, right? Price of the goods and substitute. Now what is happening in both the case? One is increasing, another is increasing, one is decreasing, another is also decreasing. Hence there is direct positive relationship between price of the commodity, and quantity demanded of its substitute. Is it okay and fine? अब नीचे की तरफ आओ, एग्जाम्पल देख लो. नाउ टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट है. अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. बेस जो बोलता है शुरुआत में प्राइस टी का 10 रुपीज है, कॉफी का भी प्राइस कितना है 10 रुपीज, बोथ आर 10 रुपीज, राइट. ऐसे सिनारियो में
कॉफी की जो डिमांड थी दैट वाज 5 kgs. The coffee demand was 5 kgs. Okay. Now what is happening in the next instance? Tea is, the prices of tea are increasing. 10 रुपए की चाय अब 15 रुपए हो चुकी है. चाय महंगी होगी तो चाय की डिमांड कम होगी. अगर चाय की डिमांड कम होगी तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट परचेस करना चालू करेंगे, जिसकी वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी. सो डिमांड जो है कॉफी की वो 10 रुपए, सॉरी 10 kgs हो चुकी है. कि कॉफी का प्राइस कितना है अभी भी 10 रुपए. 10 रुपए में कॉफी मिल रही है, 15 रुपए में टी मिल रहे हैं. दोनों भी सब्स्टिट्यूट है, दोनों भी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है. तो आप क्या लेना पसंद करोगे, जो महंगा है या जो सस्ता है? जो सस्ता है. अल्टीमेटली बोथ आर रिफ्रेशमेंट ड्रिंक. सो विल पीपल विल प्रेफर मोर ऑफ कॉफी ओवर टी. नाउ अदरवाइज जब प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस टू ₹5, क्या केजी नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए, केजी इतना कम दाम नहीं होता, सिर्फ बता रहा हूं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर चाय का दाम 5 रुपए हो गया, अगर चाय का दाम 5 रुपए हो गया, कॉफी अभी भी मार्केट में कितने में मिल रही है? 10 रुपए में. चाय महंगी है कि कॉफी? कॉफी. तो लोग ज्यादा क्या पिएंगे? चाय. जो लोग कॉफी पी रहे थे वो भी छोड़कर क्या पीना शुरू कर देंगे? चाय. तो इससे कॉफी की डिमांड को क्या होगा? कम होगा. द डिमांड फॉर कॉफी विल डिक्रीज एंड द डिमांड फॉर कॉफी इज डिक्रीजिंग टू 2 kgs. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Hence there is direct positive relationship between price of the commodity and demand for its substitute. Is it okay and fine? Is it okay and fine? Let me clear one more point. Sir. चलो एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट. इनकम ऑफ कंज्यूमर में बहुत सारे पॉइंट है, सिंगल पॉइंट समझाता हूं फिर चले जाना. बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है बेटा. जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे उतना लंबा चलेगा. मैं भी करूंगा, चलते रहो. उससे तो चुप बैठो, 5 मिनट में खत्म करता हूं. नाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर, वी ऑल आर कंज्यूमर. सो व्हाट डज इनकम ऑफ कंज्यूमर हैव एन इंपैक्ट? नाउ अंडरस्टैंड. एक व्यक्ति चपरासी के तौर में किसी कंपनी में ज्वाइन करता है. तो शुरुआत में जब चपरासी होता है तब उसकी तनख्वाह होती है 10,000 रुपए. धीरे धीरे कंपनी में अपना जो काम, अपनी ईमानदारी दिखाने चलता है, धीरे धीरे उसकी जो लेवल है वो कंपनी में बढ़ती जाती है. राइट. फिर चपरासी से वो वर्कर बनता है, वर्कर से टीम लीडर बनता है, टीम लीडर से धीरे 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 उसका जो रुतबा जो है कंपनी में पोजीशन है वो बढ़ती जाती है. Let's say from that particular peon or clerk he is now posted to the managing director position. So will he receive the same salary as he was receiving when he was peon or clerk? जब वो peon और clerk था तब उसकी महीने की तनख्वाह होगी 10,000 रुपए. तब उसको बोलना बेटा क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, इतना मिले तो जिंदगी में बहुत कुछ है. लेकिन जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए क्या? नहीं, BMW पाहिजे, है ना. सो एक ह्यूमन साइकोलॉजी हमें समझ में आती है. सो वी अंडरस्टैंड अ ह्यूमन साइकोलॉजी. सो व्हाट डज द ह्यूमन साइकोलॉजी स्टेट? द ह्यूमन साइकोलॉजी स्टेट्स as the income of the consumer increases, yes, please pay attention, as income of the consumer increases, what will happen to demand? अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, पहले आप 20,000 कमाते थे, अब आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो आप चीजों की ज्यादा डिमांड करोगे या कम करोगे? ज्यादा. आया ना? राइट. किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम आए, राइट, कमाई अगर बढ़ती है तो व्यक्ति अपने डिमांड बढ़ा देता है. यस और नो? जैसे जैसे कमाई बढ़ने लगती है वैसे वैसे 4 चीजों का शौक ज्यादा लगता है. एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, वगैरह वगैरह. राइट. ये सारी चीजों के शौक लगते हैं क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ जाती है. जब इनकम कम होती है तो इनके बगैर भी गुजारा हो जाता है. राइट. सो व्हेन इनकम इज लो, डिमांड इज ऑल्सो लो. व्हेन देयर इज इनकम, व्हेन इनकम इज मोर, डिमांड इज ऑल्सो मोर. तो जनरल सेंस में when we are trying to establish the relationship between demand of a commodity and income, can I say as the income of the consumer increases, demand for the products increases. As the income for the consumer decreases, demand for the product decreases. लोगों की इनकम बढ़ी तो हर वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी. लोगों की अगर इनकम कम हुई तो हर चीज की डिमांड
कम हो जाएगी। ये जनरल प्रिंसिपल सब एक्सेप्टेड है। आपकी कमाई अगर 10,000 रुपए महीने से 1,00,000 रुपए हो जाती है तो बड़े हुए आपकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर वही इनकम 10,000 रुपए से नौकरी कोविड में पूरी चलेगी तो जो डिमांड पहले थी तो वो और बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जैसे इनकम बदलता है वैसे डिमांड में बदलाव हो रहा है। When there is increase in demand, there is decrease in, sorry, when there is increase in income, there is decrease in, when there is increase in income, there is also increase in demand. When there is increase in income, there is increase in demand. Where there is decrease in income, there is decrease in demand. So when income increases, demand increases. When income decreases, demand decreases. Increases, decreases, increases, decreases. They both are moving in the same direction. So what kind of general relationship we can establish between income of a consumer and its quantity demanded? Direct positive relationship. So direct positive relationship states when the income of a consumer increases, demand also increases. When income of a consumer decreases, demand for the goods also decreases. Yes or no? Hi na, right? So income increases, demand increases, income decreases, demand decreases. जिस तरह से सिस्टमैटिकली नोट्स में दिए हैं उसी तरह से घर जाकर सिस्टमैटिकली पेंसिल का इस्तेमाल करके बॉक्स बना के, रुको जरा, गड़बड़ मत करो, सब्र करो, थोड़ा सा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस हिसाब से नोट्स दिए हैं एग्जैक्टली उसी तरह से अच्छे से पेंसिल से करना। अभी बॉयज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो पेंसिल लकीरा वकीरा खींच के मत आना, जितना लिखा है उतना 10 बार लिखाऊंगा। तो सिस्टमैटिकली पेंसिल का इस्तेमाल करके एकदम अच्छे से प्यार से नोट्स आपको बनाने हैं। विष्णु दादा ऐकून घे। सो अब यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है, फिर कंक्लूड करते हैं। पॉइंट के ऊपर एग्जाम्पल, देन वी आर डन। अर्लियर इनकम ऑफ जयंत वाज 20,000 rupees per month. So he was demanding for 5 kgs of wheat. Now his income is increasing from 20,000 per month to 25,000 per month. His income is increasing. So what should happen to demand of wheat then? The demand for wheat will also increase. Let's say his income is reduced from 20,000 to 10,000, then his demand will increase or demand will decrease? Demand will also decrease. So the general relationship between income of a consumer and its quantity demanded states when the income of a consumer increases, quantity demanded increases. When income of consumer decreases, quantity demanded decreases. Hence there is direct positive relationship. यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख देना. Hence there is direct positive relationship between income of the consumer and quantity demanded. So I hope CA Foundation Economics you find little bit interesting as compared to now, right? So that's all for today. See you tomorrow. Bye bye. Take care.